हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं रोहित आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कूल स्टडी सेंटर पे स्वागत करता हूं। ये जो हमारा आज का सेशन है वो मैथ क्लास 10 जेक बोर्ड का मॉडल पेपर सेट नंबर 2 का होने वाला है। और ये जो हमारा क्लास होगा, जितना भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा वो आपको हूबहू पीडीएफ में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और अगर आपको चाहिए पीडीएफ का, आपको ज़रूरत है, तो आप टेलीग्राम लिंक में ज्वाइन कर लें। और कैसे ज्वाइन करेंगे, आपको सिंपली प्ले स्टोर में जाना है और उसको इंस्टॉल करना है। और आप व्हाट्सएप के जैसा सिंपली उसमें आईडी बना लेंगे अपना अकाउंट और टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेंगे। आपको जो भी यहाँ पे सॉल्यूशन होगा वो आपको सीधा टेलीग्राम में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बिना किसी देरी के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर बोलता है बिंदु ए बी तथा a माइनस माइनस बी के बीच की दूरी को आपको निकालना है। तो ये दोनों पॉइंट इसको निकालना है। फॉर एग्जांपल अगर एक पॉइंट ए मान लिए और पॉइंट बी, इसका यहाँ पे दिया हुआ कोऑर्डिनेट ये भी दिया हुआ है बिंदु, और x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा a और x2 का वैल्यू हो जाएगा माइनस a, और y1 का वैल्यू होगा b और y2 का वैल्यू होगा माइनस b। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दो बिंदु का दूरी निकालने के लिए हम लोग दूरी सूत्र का यूज करते हैं। और दूरी सूत्र इस प्रकार है, ए बी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और पूरे का रूट हो जाएगा। अब इसको सिंपली x2 का वैल्यू पुट कर लेंगे जो माइनस a है, और x1 का वैल्यू पुट कर लेंगे जो a है, और y2 का वैल्यू पुट कर लेंगे जो माइनस का b है, और y1 का वैल्यू पुट कर लेंगे जो b है। तो देखिए ये माइनस a और माइनस a जुटेगा तो माइनस 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, और उसी तरह माइनस b और माइनस b जब जुटेगा तो माइनस 2b का होल स्क्वायर होगा। और आप लोगों को पता होगा जब भी अगर माइनस का स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव में हो जाता है, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर। उसी तरह माइनस 2b का स्क्वायर हो जाएगा 4b स्क्वायर। अब देखिए 4 दोनों में है तो दोनों से कॉमन कर लेते हैं, तो 4 यहाँ कॉमन हो जाएगा, और ब्रैकेट में क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए 4 जो है वो 2 का वर्गमूल है, तो 2 इसमें से बाहर निकाल लेंगे, रूट से बाहर आ जाएगा, और रूट में क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो देखिए 2 बाहर आ गया और रूट में क्या बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्या बोल रहा, कोट a 15 कोट a इक्वल टू 8 हो तो कोस a का मान ज्ञात करना है। तो 15 कोट a इक्वल टू 8, तो कोट a बराबर क्या हो जाएगा 8/15, और कोट का आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, क्या होता है आधार बटा लंब, जिसको p कहते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए कोस a निकालना, कोस a हमारा क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो हमको क्या निकालना होगा, कर्ण निकालना होगा। और कर्ण के लिए हम लोग किस फार्मूला का यूज करेंगे, आप लोगों को पता होगा पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो क्या होता है h स्क्वायर होता है, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और h स्क्वायर का यहाँ पे निकालना है। और देखिए p का वैल्यू क्या दिया है 15 रख लेंगे, और b का वैल्यू क्या दिया 8, तो उस दोनों को रख लेंगे। और 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, और दोनों को जोड़ देंगे तो 289 हो जाएगा h स्क्वायर। देखिए 289 हो जाएगा, रूट अंडर 289 इसका किसका वर्गमूल है, तो 17 का वर्गमूल होता है। अब देखिए हम लोग को क्या निकल गया, हम लोग को लंब भी पता चल गया, आधार भी पता चल गया, और कर्ण भी पता चल गया। अब जिसका भी वैल्यू दे, ट्रिग्नोमेट्री का जितना छेव होता है सबका भी निकाल सकते हैं, लेकिन पूछा किसका, कोस a का। तो देखिए कोस a का क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार का वैल्यू क्या है 8 और कर्ण का वैल्यू 17, ये हमारा हो गया 8/17, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। बोलता है मान ज्ञात करना है साइन 60 इंटू कोट 30 साइन 30 इंटू कोस 60 का। तो आप लोगों को अगर वैल्यू पता होगा साइन 60 कोस 60 का, तो आप तुरंत इसको निकाल सकते हैं, मिनटों में निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, कोस 30 का वैल्यू होता है √3/2, प्लस साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, और कोस 60 का भी वैल्यू होता है 1/2। देखिए √3 जब दोनों गुना हो जाएगा तो क्या बनेगा 3, दोनों का रूट में पेयर लग गया तो क्या बन गया ये 3, और 2 × 2 क्या हो गया 4,
2 इंटू 2 क्या हो गया 4, और देखिए यहाँ पे गुना होगा तो 1 क्या हो जाएगा 4, और दोनों बीच में क्या है प्लस। तो जब नीचे में समान रहता है तो सिंपली ऊपर में जोड़ देते हैं, तो 3 और 1 क्या हो गया 4, और नीचे में 4, 4 से 4 कैंसिल हुआ तो क्या बन गया 1, और यही हमारा क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। ये भी ट्रिग्नोमेट्री से है, बहुत इजी है, सिंपली फार्मूला बेस्ड है, तो इसको सोल्यूशन करते हैं। बोलता है साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को 0 डिग्री से 45 डिग्री वाले त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करना है आपको। तो देखिए कैसे कर सकते हैं। साइन 67 डिग्री, साइन 67 क्वेश्चन लिख लें। अब देखिए साइन 67 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा। फॉर्मूला देख लीजिए, यहाँ पे नोट में मैंने आपको फॉर्मूला बताया। देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया, साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ, तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा, और ये थीटा यही वाला है, तो इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा। थीटा में क्या है 67। उसी तरह cos को क्या लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा, और थीटा का जगह क्या है 75। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा तो कर दिए, अब इसको जब घटेगा तो क्या आ जाएगा 23, और साइन घटेगा तो क्या आ जाएगा 15। अब देखिए cos 23 प्लस साइन 15 ये क्या है 0 डिग्री और 45 डिग्री का बीच में है, और यही हमारा क्वेश्चन बोल रहा था कि यानी थीटा क्या होना चाहिए 0 और 45 के बीच में होना चाहिए, और यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो पांचवा क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, कितना है 16 सेंटीमीटर, और आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। तो इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना है, और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल। तो सिंपली पुट करके निकाल लेंगे। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई जिसको एल बोलते हैं 16 सेंटीमीटर, और त्रिज्या जिसको आर से डिनोट करते हैं 14 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, पाई का मान अगर नहीं देता है तो 22/7 पुट कर लिए। आर का वैल्यू दिया है 14 और एल का वैल्यू दिया है 16। 7 से काट लें 14 को 2 बार में, 22 दूना 44 इंटू 16, 44 इंटू 16 को जब गुना करेंगे तो 704, क्योंकि क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। तो छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। x माइनस ए कोमा एक्स प्लस ए का माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य बराबर क्या होता है कुल प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो देखिए सारा को जोड़ लेना है, और कितना टर्म है 1 2 3, और 3 से इसको डिवाइड दे देना। जोड़ेंगे x माइनस ए प्लस एक्स प्लस ए। तो देखिए माइनस ए और प्लस ए क्या है, माइनस ए और प्लस ए आपस में कैंसिल हो जाएगा, और 1x 2x 3x टोटल हो गया 3x, और नीचे में क्या आ जाएगा टोटल कितना परीक्षण है 1 2 3 डिवाइडेड बाई 3, और 3 से 3 कटेगा तो क्या आ जाएगा x। तो क्वेश्चन नंबर 6 का माध्य क्या हो गया x। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। बोलता है 20 बल्बों का एक समूह में 4 बल्ब खराब है, 4 बल्ब खराब है, तो अच्छा बल्ब कितना बचा 16। इस समूह में से एक बल्ब यादृश निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब, पहला क्वेश्चन पूछ रहा खराब है, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा खराब नहीं है। खराब नहीं है मतलब क्या अच्छा होगा, तो सिंपली सॉल्व करते हैं। देखिए कुल बल्बों की संख्या क्या हो गया हमारा 20, और खराब बल्बों की संख्या हो गया 4, और अच्छे या खराब नहीं बल्बों की संख्या क्या हो गया 16। और प्रायिकता बराबर क्या होता है अनुकूल परिणामों की संख्या, जो आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है वही होता है अनुकूल परिणामों की संख्या, और डिवाइडेड बाई कुल संभावित परिणाम। कुल कितना दिया है 20। देखिए पूछ क्या रहा क्वेश्चन में, प्रायिकता क्या खराब है, पहला क्वेश्चन पूछ रहा खराब है, तो खराब कितना दिया क्वेश्चन में 4, और टोटल क्या है 20, तो 4 से 20 को काटेंगे क्या आएगा 1/5, यही हमारा क्या हो गया आंसर पहला का। और दूसरा बोल रहा खराब नहीं, मतलब कि अच्छे बल्ब के बारे में पूछ रहा। देखिए प्रायिकता खराब नहीं, तो खराब नहीं कितना है 16, और टोटल कितना 20, जब काटेंगे तो क्या आएगा 4/5। तो ये इजी सा क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा इस प्रकार है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4,-3 और 8,5 को जोड़ने वाली रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1
के अनुपात में विभाजित करता है। तो मान लिए कोई ए और बी पॉइंट है, ठीक है, ये दोनों जोड़ा कहाँ, बिंदु पी पे, और इसका रेशियो क्या बना 3:1। तो पहला पॉइंट का वैल्यू दिया 4, और बी का जो दिया 8, और निकालना क्या है, x, y हमें निकालना है। तो ठीक है, देखिए माना कि वह निर्देशांक जो है p x, y है, और जो रेशियो दिया है m1 3, m2 1, और इसी से हम x1 और x2 का वैल्यू निकाल लेंगे, जो क्या है 4 और 8, और y1 y2 का वैल्यू है -3 और 5। तो विभाजन सूत्र आप लोगों को पता होगा, x बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। देखिए जहाँ m1 रहेगा वहाँ x2 रहेगा, जहाँ m2 रहेगा वहाँ m1 रहेगा, ठीक है, यही ट्रिक है याद करने का। m1 के साथ x1 कभी नहीं रहेगा, ठीक है। तो पुट करते हैं m1 का वैल्यू 3, x2 का वैल्यू 8 प्लस m1 का वैल्यू 1 और x1 का वैल्यू 4, और m1 प्लस m2 3 प्लस 1 क्या हो गया 4, और ऊपर सॉल्यूशन करते हैं 8 या 24, अब 4 एकम 4, 24 और 4 क्या हो गया 28, और नीचे में 4, और जब 4 से 28 को काटेंगे तो क्या आ जाएगा 7, और 7 क्या है हमारा x हमारा निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, y। सेम इसी तरह x का जैसा ही फॉर्मूला होता है क्या, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो देखिए m1 का वैल्यू 3, और y2 का वैल्यू क्या है, y2 का वैल्यू 5, और m2 का वैल्यू 1, और y1 का वैल्यू -3, और m1 प्लस m2 क्या हो गया 3 प्लस 1। सिंपली इसको सोल्यूशन करते हैं तो 5 दिया 15 और -3, और नीचे में क्या आ गया 3 और 1 4। देखिए 15 में जब 3 घटेगा, जो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, अब 15 में 3 घटे तो क्या आएगा 12, और नीचे में क्या है ऑलरेडी 4, जब 4 से 12 कटेगा तो क्या आ जाएगा y बराबर 3। देखिए x भी निकल गया 7, y भी निकल गया 3, और यही हमारा क्या है बिंदु P का निर्देशांक x, y क्या हो गया 7, 3 है। बिंदु P देखिए हमने यहाँ माना है, और निर्देशांक भी माना है P x, y, ठीक है, और यही हमारा क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। कहता है x का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। संरेखी मतलब कोलिनियर हो। कोलिनियर किसे कहते हैं, जो एक ही लाइन पे हो, ठीक है, एक ही लाइन पे। देखिए हम समझा रखे हैं कि जैसे कि 3 बिंदु मान लिए A B C, और तीनों क्या है एक ही लाइन में, इसी को कोलिनियर या संरेखी कहते हैं। देखिए जो क्वेश्चन दिया है उसी से हम x1 x2 x3 दिया हुआ है उसको लिख लिए, y1 y2 y3 भी दिया वो भी लिख लिए। अब देखिए चूंकि बिंदु a, b, c संरेखी है, इसलिए जो त्रिभुज का क्या होता है क्षेत्रफल क्या होता है 0। आप लोगों ने पढ़ा होगा जब संरेखी होता है तो त्रिभुज का क्या होगा क्षेत्रफल 0, क्योंकि देखिए तीनों बिंदु एक में, इसका क्षेत्रफल निकलेगा ही नहीं, तीनों एक ही लाइन में है, तो इसलिए क्या हो गया 0। और त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा संरेखी के कारण 0। अब सिंपली इसमें पुट कर लेना है जो क्वेश्चन में हमारा डेटा दिया हुआ है। देखिए x1 का वैल्यू क्या दिया 8 लिख लें, y2 का वैल्यू क्या है -4, और y3 का वैल्यू -5। क्वेश्चन में भी माइनस है और y का वैल्यू भी क्या है -5 है, तो देखिए माइनस और ब्रैकेट में क्या हो गया -5 प्लस k का वैल्यू क्या x2 का वैल्यू क्या हो गया k, और y3 का वैल्यू दिया हुआ -5 और y1 का वैल्यू दिया 1, तो क्या हो गया -1 क्योंकि क्वेश्चन में माइनस है। और x3 का वैल्यू देखिए 2 दिया हुआ है, और y1 का वैल्यू दिया हुआ 1 और क्वेश्चन का माइनस, और y2 का वैल्यू दिया -4 जो ब्रैकेट में हो गया -4। अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए 1/2 बाहर का बाहर ही रहने देते हैं, -4 और माइनस माइनस क्या हो गया +5, क्या हो गया +5 -4 क्या हो गया, ये हो गया -4 और +5। अब देखिए जब दोनों घटेगा तो क्या होगा 1 हो जाएगा, प्लस में है तो प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए क्या नेक्स्ट सोल्व करते हैं, प्लस का प्लस लिख लेते हैं k, और देखिए -5 और -1 क्या हो गया -6, और इसी तरह यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 4 और प्लस का 1 क्या हो गया 5, और 2 बाहर में है। अब इसको सोल्व करते हैं, हाफ को अभी भी बाहर में रहने देते हैं, और 8 को जब 1 से गुना करेंगे तो 8 ही आएगा, और -6 को k से गुना करेंगे तो -k हो जाएगा, और 5 दूना क्या हो जाएगा 10, ये प्लस में हो जाएगा।
अब देखिए ये भी हाफ बाहर में है, 8 और 10 क्या हो गया प्लस में, देखिए +8 और +10 क्या हो गया 18 और -6 के, और बाहर में क्या हो गया हाफ। और ये देखिए जब इधर भागा में है तो इधर जाएगा गुना में, तो क्या देखिए 1/2 में 2 क्या इधर भागा में, उधर जाएगा तो गुना में, और 0 के साथ जब 2 गुना होगा उधर जाके तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 1 जो इधर गुना होगा 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए और देखिए -6 से इधर है इक्वल टू का, इधर जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +6 के, और +18 इधर ही है इक्वल टू का, तो इधर ही रहने देते हैं। देखिए +6 के इक्वल टू 18, और जब 6 इधर है गुना में, उधर जाएगा भागा में हो जाएगा, और 6 से जब 18 कटेगा तो 3 आ जाएगा, और के का वैल्यू हमारा 3 हो गया। यही हमारा क्या हो गया आंसर जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, एक ठेकेदार बच्चे को खेलने के लिए 1.5 मीटर ऊंचा एक फिसलन पट्टी लगाता है। देखिए फिसलन पट्टी जो ऊंचा है 1.5 मीटर है हमने मान लिया, जो भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, जो भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, हुआ झुका है। फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना। फिसलन पट्टी की लंबाई, देखिए ये फिसलन पट्टी की लंबाई यही ज्ञात करना है, और ऊंचाई इसका ये दिया है, और भूमि के साथ 30 डिग्री हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो माना फिसलन पट्टी की ऊंचाई AB, क्या फिसलन पट्टी की ऊंचाई AB मान ली जो कि 1.5 मीटर दिया हुआ है, और फिसलन पट्टी की लंबाई AC है ना, AC यही निकालना है, और थीटा हमारा 30 डिग्री दिया, इतना हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखिए ट्रायंगल ABC में जब भी जैसे AB/AC का हमको कर्ण, जैसे कि साइन क्या होता है लंब बाई कर्ण होता है ना, तो जब भी इसका मतलब लंब और कर्ण का रिलेशन पूछे तो हमको साइन का प्रयोग करना है, इसलिए साइन थीटा हम लिए हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा AB/AC, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या दिया है, साइन थीटा का वैल्यू क्या दिया है 30 डिग्री, और AB का वैल्यू 1.5 और AC हमें निकालना है। ठीक है, अब देखिए साइन 30 का वैल्यू हो गया 1/2, और 1.5 को 1.5 लिख दें, और AC। अब देखिए इन लोगों को क्या करना है क्रॉस, तो AC चला जाएगा ऊपर, और 1.5 गुना क्या हो जाएगा 1.5 दूना 3 मीटर, यानी AC का वैल्यू क्या है 3 मीटर, और AC हमारा क्या था फिसलन पट्टी की लंबाई। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। यदि sin 3A इक्वल टू cos A-26 डिग्री हो, जहाँ 3A एक न्यून कोण हो, तो A का मान ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। ठीक है, देखिए sin 3A जो होता है, sin 3A इक्वल टू cos A-26, इतना ही क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन। और sin 3A को हम क्या लिख सकते हैं, वो फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, cos 90 - थीटा इक्वल टू साइन थीटा। और देखिए साइन थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा क्या है यहाँ पे से 3A, तो इसको क्या लिख सकते हैं cos 90 - थीटा, और थीटा का जगह क्या है 3A, तो लिख दिए cos 90 - थीटा, और थीटा का जगह 3A, और इधर सेम का रहने दिए cos A-26। cos से cos कैंसिल हो गया, क्या बचा 90 - 3A इक्वल टू A-26, और -3A है इक्वल टू का इधर, इसको इक्वल टू का इधर लाएंगे तो +3A हो जाएगा। देखिए, और -26 इधर है, उसको उधर ले जाएंगे इक्वल टू का, तो क्या हो जाएगा +26। अब ये दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 116, और 3A और A मिलके क्या बना देगा 4A, और 4 चला जाएगा डिवाइड का, गुना में है तो उधर चला जाएगा डिवाइड में, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा 116/4, और यही क्या आ जाएगा 29 जब इसको काटेंगे तो A का वैल्यू क्या आ गया 29, और यही हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था, जो कि हमारा यही क्या हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। तो बोलता है एक पासे को फेंका जाता है, तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करिए। एक पासे को, जो क्यूब होता है, जो डाइस होता है, जो हम लोग लूडो खेलते हैं, उस पासे को फेंका जाता है, तो बोलता है उसमें से क्या क्या आ सकता है, उसका प्रायिकता निकालना है। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है 5 से बड़ी संख्या, 5 से बड़ी क्या होता है एक पासा में ओनली 6 होता है कि नहीं, और एक सम संख्या क्या हो जाएगा 2, 4, 6, और एक भाज्य संख्या जो क्या हो जाएगा, एक भाज्य संख्या को किसे कहेंगे, जो खुद से कटे और 1 से कटे और इसके अलावा भी किसी संख्या से कटे, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। देखिए सॉल्यूशन लेते हैं। कुल परिणाम क्या हो गया, देखिए पासा में कुल परिणाम क्या होता है 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 6 क्या हो गया, टोटल परिणाम 6 हो गया। और 5 से बड़ी संख्या क्या होता है, सिर्फ 6 होता है, और जो कि टोटल परिणाम क्या हो गया 1।
और एक सम संख्या क्या हो गया 2 4 6, 2 4 6 तो कितना हो गया 1 2 3, टोटल क्या हो गया 3। और एक भाज्य संख्या क्या होगा 4 और 6, देखिए 1 से भी कटा, 2 से भी कटा और 4 से भी कटा। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो 1 से कटे और खुद से कटे, उसके साथ और भी किसी नंबर से कटे, उसे भाज्य संख्या कहेंगे। तो देखिए 4 जो है 1 से भी कट रहा, 2 से भी कट रहा और 4 खुद से भी कट रहा, 4 और 6 हो गया भाज्य संख्या, टोटल कितना हो गया 2। और प्रायिकता क्या बोलता है, अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइडेड बाई कुल संभावित परिणाम। अनुकूल परिणामों की संख्या को अगर हम और अच्छा से कहें तो क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा वही हो गया अनुकूल परिणामों की संख्या, और कुल संभावित जो आपका दिया हुआ है। तो क्वेश्चन पहला क्या पूछता है, प्रायिकता 5 से बड़ी संख्या, 5 से बड़ी संख्या 1 है तो 1, और संभावित टोटल कितना है 6, तो 1/6 हमारा यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है एक सम संख्या, तो सम संख्या क्या हो जाएगा, देखिए सम संख्या कितना था 1 2 3, टोटल क्या हो गया 3, तो 3/6 क्या हो गया 1/2। और तीसरा नंबर पूछता है एक भाज्य संख्या, और भाज्य संख्या टोटल कितना 2 और टोटल कितना 6, तो 2/6 क्या हो गया 1/3, और यही हमारा क्या हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 12 और 13 जो मैंने नहीं बताया वो कंस्ट्रक्शन है, तो कंस्ट्रक्शन को बोर्ड पे बनाना इम्पॉसिबल है। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 को सोल्व करते हैं। कहता है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक मीनार, कोई भी मीनार ले लिए, ठीक है, रोक रहे वीडियो, रोक थोड़ा सा। तो क्वेश्चन बोलता है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए भवन क्या है, मान लीजिए ये डी और सी एक भवन का ऊंचाई है, इसका पाद बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण क्या दिया है 30 डिग्री, ठीक है। और बोला भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भवन के पाद बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण कितना दिख गया 60 डिग्री। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई बोल रहा, जैसे मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई हमें क्या बोल रहा है, यानी कि ए बी को निकालना है, ठीक है। तो माना कि ए बी भवन है, ठीक है, मान लें क्या ए बी क्या है भवन, जिसकी ऊंचाई h मीटर खुद से माना है मैंने, और सी डी क्या है, सी डी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखिए करना कैसे, हमको ये निकालना है, तो ये निकालने के लिए इसका और इसका रिलेशन बनाना पड़ेगा, या इसका और इसका रिलेशन बनाना पड़ेगा। ये कर्ण जो आपको दिख रहा है ए सी, इसका रिलेशन ए बी के साथ बनाना पड़ेगा, या तो बी सी का ए बी के साथ बनाना पड़ेगा। तो देखिए सिंपल है, डी सी जो हमारा दिया हुआ है इससे हम इसका रिलेशन निकाल सकते हैं बी सी का, और बी सी आ जाएगा तो बी सी से हम ए बी का रिलेशन निकाल सकते हैं, और इसी तरह हम सोल्व भी करने वाले हैं। तो ट्राइंगल बी सी डी में, ट्राइंगल बी सी डी में, बी सी डी को ध्यान से देखिएगा, कितना थीटा कितना दिया 60 डिग्री, ठीक है। तो tan थीटा क्या हो जाएगा सी डी बाई बी सी, सी डी बाई बी सी इक्वल टू क्या होता है पी बी, tan थीटा बराबर क्या होता है पी बी। तो देखिए tan 60 डिग्री, कितना थीटा का मान है 60 डिग्री, और 60 क्या होगा पी, पी का मान कितना दिया 50, और बी सी हमको निकालना है, बी सी क्या है हमको निकालना है। tan 60 का मान होता है √3, 50 दिया हुआ है और बटा में BC, तो BC अगर इधर ही रहेगा, BC उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 50, और √3 इधर से इधर आएगा तो क्या होगा 50 √3। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 50 गुना 1/√3। आगे सॉल्यूशन में इजी होगा इसलिए मैंने इस प्रकार लिखा है, ठीक है। अब देखिए BC हमारा आ गया, BC क्या है हमारा आ गया, BC से हम AB का रिलेशन निकाल सकते हैं। तो पुनः ट्राइंगल ए बी सी में, किसमें ए बी और सी में, यहाँ पे यूज होगा tan 30 बराबर क्या हो जाएगा ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी जो हमारा P और B है। tan 30 का मान 1/√3 होता है, ए बी हमारा H माने हैं उसी को निकालना है, और बी सी हमारा बेस हो गया। तो बी सी बराबर √3 H हो गया, और H बराबर क्या हो गया BC बाई √3।
BC बाई रूट 3। इक्वेशन नंबर इसको 2 मान लिए और ये क्या था हमारा 1। अब देखिए यहाँ पे हम BC का पुट कर देंगे तो H का हमारा वैल्यू आ जाएगा। सेम हम वही करने वाले हैं। BC का मान क्या, BC का मान समीकरण 2 में रखने पर, और BC का मान क्या आया है 50 गुना 1 बाई रूट 3। अब देखिए रखते हैं तो H बराबर BC बाई रूट 3, तो BC बाई रूट 3, BC का मान 50 इंटू 1 बाई रूट 3 कहाँ से, तो समीकरण 1 से। ठीक है, अब देखिए 50 1 बाई रूट 3 और नीचे में रूट 3 है, इसका नीचे कुछ नहीं तो क्या है, अपने से मान लिया 1। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है, ठीक है, और जो यहाँ पे नीचे रहता है ये नीचे आ जाता है बेस में। तो देखिए ये ऐसे गुना होता है, आप लोग को समझाने के लिए बोलते हैं, ये दोनों आपस में गुना होता है और ये वाला यहाँ गुना होता है। तो देखिए 1 से जब 50 को गुना करेंगे तो 50 आएगा, और रूट 3 को गुना करेंगे रूट 3 से, रूट 3 को गुना करेंगे रूट 3 से तो क्या आ जाएगा 3, और 1 को 50 से किए तो 50। अब 50 को रूट 3 से डिवाइड मारेंगे तो क्या आएगा 16.2/3 मीटर, और यही हमारा H हाइट हो जाएगा भवन का, और यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो चलिए क्वेश्चन 15 हो गया। अब क्वेश्चन 17 की ओर क्वेश्चन 16 को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है, और ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक, देखिए घनाकार ब्लॉक मैंने ले लिया 7 सेंटीमीटर भुजा के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। ऊपर क्या है, एक अर्धगोला रखा हुआ है। ठीक है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखिए अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इसी पे जब रखा हुआ अधिकतम बोल रहे इसलिए चारों किनारा में टच करेगा। इसको हम छोटा नहीं ले सकते, छोटा लेंगे तो अधिकतम नहीं होगा, इसलिए चारों किनारों पे जब टच करेगा तो ये कॉर्नर से ये कॉर्नर हमारा क्या दिया 7 सेंटीमीटर, इसलिए अधिकतम व्यास हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, और इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा 7/2। तो देखिए घनाकार ब्लॉक का एक किनारा क्या दिया 7 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में गिवन है, और अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो जाएगा, व्यास किसे देखा था D से 7 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या जिसको R से डिनोट करते क्या हो जाएगा D/2, और D कितना दिया 7 और 7/2, और इसी को हम लिख सकते क्या, मतलब 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इसको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे। तो ये जो घनाकार ब्लॉक जो दिया हुआ है इसमें अर्धगोला रखा हुआ है, तो पूरा ब्लॉक निकालेंगे, फिर अर्धगोला निकालेंगे, फिर इसमें एक वृत्त को जो इसमें 2 बार काउंट हो गया उसको माइनस करेंगे। इसको मैं और अच्छे से समझाता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने मान लिया ये घनाकार ब्लॉक है, इस पे इसको अर्धगोला मान लिया, इसको मैंने जब रखा तो इसका जो सरफेस एरिया है एक बार काउंट हुआ, और जब रखने के बाद जो फिर एक बार ये भी तो काउंट हो गया, ये 2 बार काउंट हो गया, तो इसको एक बार क्या करेंगे माइनस करेंगे, और माइनस किसको करेंगे, ये नीचे वाला वृत्त को माइनस करेंगे। तो जब नीचे वाला वृत्त को माइनस करेंगे तो इसको क्या हमारा निकालना होगा, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल, और माइनस करेंगे अर्धगोले से ढके एक वृत्त का क्षेत्रफल। अर्धगोले से ढके एक वृत्त कौन हो रहा, ये जो हो रहा अर्धगोले से ढके एक वृत्त, ये हमारा 2 बार काउंट हो रहा, इसी को एक बार माइनस करना है। ठीक है, अब देखिए घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल पता है, सबको पता है 6a² होता है, प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr², और अर्धगोले से ढके एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा πr²। अर्धगोले का वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। अब देखिए यहाँ पे r तो दोनों में सेम है, जैसे अर्धगोला का ही तो हम वृत्त ले रहे हैं तो r दोनों में सेम है, इसलिए यहाँ पे हम घटा सकते हैं क्या, देखिए 2πr², और पाई के आगे कुछ नहीं तो क्या लिख सकते हैं 1, मतलब 2πr² में एक πr² घटा देंगे तो क्या बचेगा πr²। और ध्यान देंगे मैंने इसलिए घटाया यहाँ पे क्योंकि r का वैल्यू सेम है, इसलिए ये घट गया, अगर r का वैल्यू अलग रहता तो इसे हम घटा नहीं सकते थे। ठीक है, 6a² का वैल्यू पुट करेंगे, 6 का 6 और a का क्या वैल्यू है हमारा 7, तो 6 × 7 का स्क्वायर प्लस पाई का मान 22/7, और r का वैल्यू क्या निकाले, त्रिज्या क्या है 7/2, 7/2 का स्क्वायर तो 2 बार लिख दिए। ठीक है, 6 × 7 इसको हम सोल्व कर लिए, प्लस अब देखिए 2 से काट लिए 22 को 11 बार में, और 7 से 7 कैंसिल, तो 11 7 क्या हो गया 77/2, क्या हो गया 77/2, और 7 × 7 क्या हो गया 49 × 7,
77/2 क्या होगा 38.5 और 49 × 6 क्या हो गया 294। अब दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और यही हमारा क्या हो गया ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्वेश्चन नंबर आगे सोल्व करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा बोल रहा एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहक को चित्र में दर्शाए गए गिलास से दूध देता है। देखिए चित्र हमारा ये है, ये गिलास है, इसी से दूध देता है। बोल रहा कि बेलनाकार गिलास के अंदर बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास, आंतरिक जो व्यास है वो क्या है 5 सेंटीमीटर था, परंतु गिलास के निचले आधार में एक उभरा हुआ अर्धगोला था। देखिए निचला जो आधार है उसमें क्या उभरा हुआ एक अर्धगोला है, यानी नीचे से क्या है वो खाली है। तो बोल रहा है जिसमें गिलास की धारिता कम हो जाता है। यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, गिलास की ऊंचाई कितना दिया 10 सेंटीमीटर और इसका जो व्यास दिया वो 5 सेंटीमीटर, तो गिलास की वास्तविक धारिता ज्ञात करिए। देखिए टोटल गिलास है, अगर हमको सिर्फ गिलास का बोलता और ये उभरा हुआ संरचना नहीं रहता तो हम सिंपल क्या करते बेलन का आयतन निकाल देते, लेकिन बोल रहा है ये जो अर्धगोला बना हुआ है यहाँ पे वो उभरा हुआ अंदर की ओर है, अंदर की ओर है तो इतना जो स्पेस है वो कम हो गया गिलास का। तो हमको ये गिलास का कैसे निकालेंगे, पूरा बेलन में अर्धगोला को घटा देंगे तो ये गिलास का जो एरिया बचेगा ये वाला, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा और यही आयतन हो जाएगा गिलास का। तो देखिए गिलास का आंतरिक व्यास क्या दिया है d 5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो गया 5/2 यानी कि 2.5 सेंटीमीटर और गिलास की ऊंचाई h दिया हुआ क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर। तो गिलास की जो वास्तविक धारिता यानी आयतन जो होगा वो क्या होगा बेलन का आयतन माइनस अर्धगोले का आयतन। जो बेलन का ये आयतन है उसको क्या करेंगे अर्धगोला का आयतन जो अंदर की ओर धंसा हुआ है उसको क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो बचा हुआ पोर्शन जो खाली भाग है वो हमको निकल जाएगा। तो बेलन का आयतन का क्या होता है πr² h माइनस और अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 πr³। तो देखिए r दोनों में सेम है, r दोनों में सेम है ना, इसलिए हम r को कॉमन ले पाए। तो देखिए पाई दोनों में है, पाई कॉमन ले लिए, r² दोनों में आ जा रहा, r² भी कॉमन ले लिए। अब यहाँ क्या बचा h और यहाँ बचा 2/3 और स्क्वायर कॉमन लिए और एक r क्या हुआ यहाँ पे बच गया। अब यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करते हैं, पाई का मान क्या 3.14 इंटू आर का, देखिए आर का वैल्यू निकाले हैं 2.5 सेंटीमीटर, r² है इसको 2 बार लिख लिए, ब्रैकेट में क्या है h का वैल्यू क्या दिया हुआ 10 माइनस, देखिए 10 माइनस 2/3 इंटू 2.5। इसको सॉल्यूशन करेंगे, देखिए ये तीनों को जब गुना किए तो आएगा 19.625 और ब्रैकेट में क्या होगा 10 माइनस और इसको जब सॉल्यूशन करने पे क्या आता है 1.67 और जब इससे इसको घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा, सॉरी जब इसको इससे घटाएंगे तो क्या आएगा 32.7। क्या हो गया रे, सॉरी देखिए जब इसको गुना करेंगे 10 को इससे एक बार गुना किए और इससे एक बार इसको गुना किए तो क्या आ जाएगा 96.25 माइनस 3 32.7 और जब ये दोनों इसमें घट जाएगा तो क्या आएगा 163.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इसमें देखिए कुछ नहीं, बस 10 को इससे एक बार गुना किए और इसको एक बार इससे गुना किए और सिंपली घटा दिए और यही हमारा क्या हो गया सेंटीमीटर क्यू होगा, धारिता में क्यू होता है, वॉल्यूम में हमेशा क्यू होगा और यही हमारा खाली भाग का आयतन हो गया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन हमारा माध्य से है, बोल रहा कि निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात करिए। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए वर्ग अंतराल और बारंबारता इतना ही क्वेश्चन में रहता है। जो मैंने रेड पेन से लिखा है वो क्वेश्चन में गिवन है और ब्लैक पेन वाला हमारा सॉल्यूशन है। क्वेश्चन में बोला वर्ग अंतराल 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60 और 60 से 80 और 80 से 100 ये हमारा दिया हुआ है। बारंबारता जिसको FI बोलते हैं वो भी दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब इसका आगे का सॉल्यूशन करते हैं। तो हमें माध्य में क्या, माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा FI इंटू XI डिवाइडेड बाई सिग्मा FI। तो इसको निकालते हैं। देखिए FI तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, और सिग्मा मतलब होता है जोड़, यानी सारे का जोड़, समेशन ऑफ FI। तो देखिए इसको जोड़ के तो हम FI निकाल लिए। अब देखिए FI और XI कैसे निकालेंगे।
तो फिर इसका बाद होता है वर्ग चिन्ह, जिसको एक्स-आई बोलते हैं। और वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, जो भी अंतराल दिया हुआ रहता है उसको दोनों को जोड़ देना है और डिवाइडेड बाई 2। फॉर एग्जाम्पल देखिए 0 + 20 क्या हो गया 20 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 10। 20 + 40 हो गया 60 डिवाइडेड बाई 2 30 हो गया। 60 और 40 100, 100 का आधा 20 100 का आधा 50 और 60 और 80 140, 140 को जब 2 से डिवाइड मारेंगे तो 70 आएगा। और 80 + 100 180 और 180 को जब 2 से डिवाइड मारेंगे तो क्या आएगा 90। और ये हमारा निकल गया एक्स-आई। लेकिन इतना से हमारा काम नहीं होने वाला, हमको क्या चाहिए सिग्मा एफ-आई इंटू एक्स-आई। देखिए एफ-आई क्वेश्चन में गिवन है, एक्स-आई हम खुद निकाल लिए हैं, ये दोनों को गुना कर देंगे तो क्या हमारा एफ-आई और एक्स-आई नहीं निकल जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह करते हैं। देखिए एफ-आई 17 और एक्स-आई 10, दोनों को जब गुना करेंगे 170। फिर देखिए इसको 28 और 30 गुना करेंगे 840। 32 × 50 1600 आएगा। 24 × 70 1680 आएगा। और 19 × 90 क्या आएगा 1710। इतना तो आ गया, ठीक है। ये हमारा आया एफ-आई इंटू एक्स-आई। लेकिन क्वेश्चन माध्य का होता है क्या सिग्मा एफ-आई इंटू एक्स-आई। और सिग्मा का मैंने अभी बताया, सिग्मा का मतलब होता है जोड़ यानी समेशन। तो इन सबको जोड़ना है, ठीक है। तो ये सबको जोड़ने पे हमारा क्या आ रहा है 6000। और उसी तरह समेशन ऑफ एफ-आई ओनली एफ-आई, तो एफ-आई को जोड़ेंगे तो इसको जोड़ने पे आ रहा है 120। अब कुछ नहीं करना है, माध्य का फार्मूला यही होता है जो मैंने बताया और इसी पे पुट कर देना। तो समेशन ऑफ एफ-आई इंटू एक्स-आई क्या आया हमारा 6000 आया, 6000 लिख दिए। और सिग्मा एफ-आई क्या आ गया 120 लिख दिए। दोनों को जब डिवाइड किया तो क्या आ गया 50। और यही हमारा क्या हो गया माध्य। बिल्कुल इजी था। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन जो सेट नंबर 2 का है उसको सोल्व करते हैं। तो सेट नंबर 2 का जो लास्ट क्वेश्चन है 19वां नंबर, उसमें क्या बोल रहा है माध्य का निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बारंबारता दिया हुआ है। और इसका आगे सोल्व करना क्या संचयी बारंबारता हमें निकालना होता है माध्यिका के लिए। इसका जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि फार्मूला में भी आता है। देखिए L + n/2 - CF डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच, ये क्या है माध्यिका का फॉर्मूला। यहीं पे CF का जरूरत पड़ गया इसलिए हमें CF निकालना होगा। और हम शुरू से देखते हैं कि क्या स्टेप बाय स्टेप निकालना है। तो सबसे पहले जो बारंबारता दिया उसको जोड़ ले, जोड़ने बाद क्या हो गया उसी का वैल्यू n होता है। n बराबर क्या आ गया हमारा 60। अब नेक्स्ट स्टेप हमको निकालना है संचयी बारंबारता। तो देखिए संचयी बारंबारता जो होता है, पहला जो वर्ग अंतराल है उसका जो बारंबारता होता है उसको जोड़ देना है, इसको जोड़ना है और इसका ऊपर वाले संख्या को जोड़ना है। तो 5 को किससे जोड़ेंगे इसके ऊपर वाले संख्या को और 5 को। तो देखिए ऊपर वाले संख्या इसका कुछ है नहीं, तो यही हमारा हो जाएगा संचयी बारंबारता यानी 5 का 5। अब देखिए 8 का निकालना है तो 8 को भी जोड़ेंगे और इसका ऊपर वाला जितना है सारे को जोड़ देंगे। तो 8 इसका ऊपर मात्र एक है क्या 5, तो 8 और 5 क्या हो गया 13। उसी तरह 20 को निकालना है तो 20 को जोड़ते हुए सबको जोड़ना है ऊपर वाले को। तो 20 8 28 5 33, देखिए 33 लिखे हैं। 15 का निकालना है तो 15 को जोड़ेंगे और ऊपर वाले सारे को जोड़ेंगे, क्या आएगा 48। 7 को भी निकालना है तो 7 को जोड़ेंगे और सारे ऊपर का 55 होगा। बिल्कुल 5 का भी उसी तरह करना है, 5 का भी जोड़ना है और इसके ऊपर वाले के जोड़ना है, वही हमारा क्या हो जाएगा संचयी बारंबारता, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि देखिए 5 का तो 5 हो गया। अब इसका निकालने के लिए जस्ट इस दोनों को जोड़ेंगे 8 5 13, फिर जो 13 आएगा उसको इससे जोड़ेंगे 33 को जस्ट नीचे वाले जोड़ेंगे 33 15 48 को 7 से जोड़ेंगे 55 और 55 को 5 से जोड़ेंगे 60। अब देखिए इतना करने के बाद अगर ये जो हमारा लास्ट वाला टर्म है देखिए यहाँ भी 60 है यहाँ भी 60 है, अगर ये दोनों सेम है तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। और अगर ये दोनों डिफरेंस आ गया तो आप कहीं ना कहीं गलत किए, आपको फिर से चेक करना कि आप कहाँ पे गलत किए हैं, ठीक है। हमारा फार्मूला तो ये होता है मैंने पहले बताया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या बनता है, तो हमें सबसे पहले क्या n मिल चुका है, n बराबर 60 और फॉर्मूला में n/2 दिया हुआ है। तो देखिए n बराबर 60, n/2 निकालने के क्या करना होगा 60/2 कर देंगे 30। n/2 हमारा क्या आ गया इसका। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है 30 से देखिए जो n आया n/2 कितना आया 30, तो 30 से जो ठीक बड़ा संख्या होगा वही हमारा संचयी बारंबारता होगा। तो देखिए 30 से जस्ट बड़ा कौन है 33।
हम 48 नहीं ले सकते, क्योंकि 48 से छोटा 33 है और 30 से बड़ा जस्ट बड़ा, मतलब 30 से अगर 31 होता क्वेश्चन में तो हम 31 को लेते। उसी तरह हम 48 को नहीं लिए, 30 के बाद क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में 33 है, तो हम 33 को लेंगे। और देखिए 33 जो हमारा आया, यही जो 33 का वर्ग अंतराल को ही हमको लेना है। जो 33 हम निकाले इसी का वर्ग अंतराल, यानी इसी वाले रो को हमको इसी से सारा डेटा मिल जाएगा। ठीक है, एक बार और ध्यान से सुनिए कि हम 33 इसको कैसे चूज किए। तो देखिए n बराबर जो 60 आया था उसी को n/2 किए, और n/2 का वैल्यू 30, और 30 से ही लेना है जस्ट बड़ा, 30 से, यानी n/2 का जो वैल्यू है उसी से जस्ट बड़ा, उससे जस्ट बड़ा क्या आ गया 33, और 33 का वर्ग अंतराल को ही हमें लेना है, जिसको मैंने देखिए अंडरलाइन कर लिया आपके सुविधा के लिए। अब देखिए इसका वर्ग अंतराल क्या हो गया 20 से 30, तो जो 20 से 30 होता है इसका पहला वाला जो टर्म होता है वही हमारा l हो गया, वही देखिए l हमारा l हो गया है ना। और देखिए क्या होता है एच, अब हम एच निकाल लेते हैं। देखिए 20 से 30 इसका जो डिफरेंस हुआ वही हमारा एच कहलाता है। देखिए फॉर एग्जांपल देख लीजिए 30 - 20 जो इसका डिफरेंस 10 आया, और इसको एच को हम क्या लिख सकते हैं उच्च स्तरीय सीमा माइनस निम्न स्तरीय सीमा। देखिए उच्च स्तरीय सीमा क्या हो गया 30 और 20, इसका जो डिफरेंस है यही हमारा क्या हो गया एच। अब देखिए सी एफ जो होता है, क्वेश्चन में सी एफ भी है निकालना, तो सी एफ जो होता है, तो जो हम 33 निकाले संचयी बारंबारता का, उसका जस्ट ऊपर वाला क्या होता है सी एफ, उसका जस्ट ऊपर वाला क्या होता है हमारा सी एफ होता है, उसका जस्ट ऊपर वाला हमारा हो गया सी एफ। समझ गए, यहाँ तक अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हमको देखिए सी एफ भी मिल गया है, एल भी मिल गया, n/2 भी मिल गया, एच भी मिल गया, और क्या बचा हमें एफ। तो एफ हमको कहाँ से निकालना है, तो देखिए ध्यान से देखेंगे एफ हमको कहाँ से निकालना है। जो हमारा एफ होता है, हमारा लास्ट क्या बच गया एफ, और जो एफ होता है वही क्या होता है वर्ग अंतराल, जैसे 33 है इसी का जस्ट बगल वाला हमारा होता है एफ, यानी 20। तो 20 आ गया किसका वैल्यू, एफ का वैल्यू आ गया। तो क्वेश्चन में सीधा क्या करते हैं पुट कर देते हैं। देखिए पुट करना है, माध्यिका का फॉर्मूला फिर से देख लीजिए, l + n/2 - cf डिवाइडेड बाई f इंटू एच। ठीक है, देखिए एच एल का वैल्यू क्या है 20, एल का वैल्यू 20 निकाले हम, प्लस 30, n/2 का वैल्यू 30 और सी एफ का वैल्यू 13 आया, सी एफ का वैल्यू 13 डिवाइडेड बाई एफ, एफ का वैल्यू क्या है 20 इंटू 10। अब इसको सोल्व करते हैं, बाहर को जैसे का तैसे रहने देते हैं। 30 में 13 जाएगा, क्या बचेगा 27 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 10, और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 17/2 से जब इसको डिवाइड मारेंगे तो क्या आ जाएगा 8.5, और पहले से 20 था, इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 28.5, और यही हमारा माध्यिका हो गया, यही हमारा क्या हो गया माध्यिका। तो सेट नंबर 2 जो होता है मैथ का वो हमारा कंप्लीट होता है। अगर आप लोग को सेट नंबर 3 चाहिए तो बिल्कुल हमको लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, इससे हमारा सपोर्ट मिलेगा, आपका प्यार मिलेगा। और अगर जिन लोगों ने भी सेट 1 नहीं देखा तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लो, उसमें मैंने लिंक दिया हुआ है। तो तब तक के लिए बाय बाय।